प्यारे बच्चों, आज हम सहसंबंध की द्वितीय विधि गुणन आघूर्ण विधि यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। सहसंबंध की यह विधि दूसरी महत्वपूर्ण विधि है। इससे पहले हमने रैंक डिफरेंस मेथड का अध्ययन किया था और जिसमें हमने देखा कि हम प्राप्तांकों को ज़्यादा महत्व न देकर बल्कि जो वेरिएबल्स हैं उनके प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें रैंक देने पर ज़्यादा बल दे रहे थे। तो सहसंबंध की इस विधि में हम जो चीज़ हमने रैंक डिफरेंस में छोड़ दी है वो चीज़ हम अब यहाँ करेंगे। इसको डेवलप किया कार्ल पियर्सन ने और इसीलिए इसको पियर्सन सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। इसका संकेत चिन्ह स्मॉल आर है और रैंक डिफरेंस का आपने देखा था इस तरीके से रो का संकेत चिन्ह कोटि अंतर विधि का यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड का संकेत चिन्ह था जिसे कि स्पीयरमैन ने क्रिएट किया था। तो ऐसे ही कार्ल पियर्सन ने प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के इस मेथड को क्रिएट किया है जिसका संकेत चिन्ह स्मॉल आर है। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इसलिए ज़्यादा अच्छा है रैंक डिफरेंस मेथड से क्योंकि इसका जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो सबसे शुद्ध उसमें होगा। जबकि हम देख रहे थे कि कोटि अंतर में आपको सामान्य शुद्धता वाला रिजल्ट प्रोवाइड किया जा रहा था और उसमें भी आप क्या कर रहे थे, रैंक प्रोवाइड कर रहे थे और उसके बाद आप दोनों रैंक को माइनस करके डी को प्राप्त कर रहे थे और फिर डी स्क्वायर कर रहे थे और समेशन डी स्क्वायर आपको मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे शुद्ध माप यानी कि मध्यमान का यहाँ पे प्रयोग होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन विचलन की सबसे शुद्ध माप मानक विचलन का यहाँ पे प्रयोग होगा और जो भी सांख्यिकीय प्रविधि में मीन और एसडी का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप रिलायबल बन जाता है, विश्वसनीय बन जाता है और उससे आने वाला रिजल्ट वैलिड बन जाता है। इसमें हम देखेंगे कि हम पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे जो चित्रों का निर्माण हो रहा है वो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में काफ़ी बल इसको दिया जाता है, अतः ये रेखीय सहसंबंध को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसमें जो आंकड़े डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के आधार पे होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षा में ज़रूर अध्ययन किया होगा जिसमें कि आपने इस तरीके का एक डायग्राम देखा हो जिसे एनपीसी कहा जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि घंटी की आकृति का होता है और यहाँ मध्य में आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी के आपके क्या होते हैं, माप यहाँ पर विराजित होते हैं। इस तरफ +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इसका विस्तार होता है और इस तरफ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इसका विस्तार होता है, यानी कि एक एनपीसी +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक फैला हुआ होता है। तो इसमें जो आंकड़े हैं, जो प्राप्तांक आपको प्राप्त हो रहे हैं वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के आधार पर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इसमें जो ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं वो यहाँ पे रैंक को नहीं कर रहे बल्कि जो स्कोर प्राप्त किए हैं बच्चे ने उसके स्कोर को हम ज़्यादा महत्व देते हैं इस विधि में। जबकि कोटि अंतर में क्या कर रहे थे, स्कोर को महत्व न देकर उसके रैंक को महत्व दिया जा रहा था। तो इसमें आपको स्कोर पे ज़्यादा महत्व देना है क्योंकि आपको मीन और एसडी के फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग करना होगा, इसकी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इस विधि का प्रयोग आप तब भी करते हैं जब आप रिग्रेशन इक्वेशन का प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी कि प्रतिगमन समीकरण जो आपके पास अभी अगले उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो प्रतिगमन समीकरण में भी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड सहयोग प्रदान करता है।
प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का अधिकांश यूज किसी परीक्षण को रिलायबल बनाने के लिए होता है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही आपसे कह दिया था इसमें सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे शुद्ध माप मीन का प्रयोग हो रहा है और डेविएशन की सबसे शुद्ध माप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपको इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद सामान्यतः समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट मूवमेंट जो मेथड है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की वैसे तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम दो विधियों को विशेष फोकस करेंगे, एक तो रियल मीन मेथड को और दूसरा है स्कैटर डायग्राम मेथड को। तो आज हमारा विशेष फोकस रहेगा रियल मीन मेथड के माध्यम से प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को निकालना। जो रियल मीन मेथड है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें बहुत ही शुद्ध सहसंबंध गुणांक के रिजल्ट की आवश्यकता है। सामान्य है तो रैंक डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपके वेरिएबल्स का जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, बहुत संख्या में आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं और आपको बहुत रिलायबल रिजल्ट की आवश्यकता है, तब आप रियल मीन मेथड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के जो माप मेजरमेंट है मीन उसका यूज हो रहा है और डेविएशन के सबसे शुद्ध मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें यूज होता है। किस प्रकार से? हम डेविएशन निकालेंगे मीन के माध्यम से, मीन के सहयोग से, और ये दोनों ही जहाँ जुड़ जाते हैं इनका कार्य ही है शुद्ध परिणाम को प्रदर्शित करना। रियल मीन मेथड प्रोडक्ट मूवमेंट का जो सूत्र है वो है स्मॉल r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई या सिग्मा एक्स वाई भी से कहेंगे आप, अपॉन अंडर रूट यानी कि वर्ग लग चुका है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। यहाँ आप r से तात्पर्य समझ रहे हैं, जिसका अर्थ है गुणन आघूर्ण विधि से क्या निकालना? सहसंबंध गुणांक निकालना। समेशन एक्स वाई का अर्थ है x और y के गुणनखंड से या गुणनफल के योग से प्राप्त जो वैल्यू है वो यहाँ पे समेशन एक्स वाई कहलाएगी। इसके लिए आपको x का y के साथ इंटू करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है अंडर रूट की, यानी कि वर्ग निकालना है आपको। किसका वर्ग निकालना है? समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन वाई स्क्वायर में इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट निकालेंगे, और जब वो वैल्यू निकल चुकी होगी तो हम समेशन एक्स वाई के साथ उसका भाग दे देंगे। तो एक प्रश्न हमने यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिया है। कक्षा 8 के 10 विद्यार्थियों के विज्ञान और गणित के प्राप्तांक दिए हुए हैं। प्रोडक्ट मूवमेंट विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। विज्ञान के प्राप्तांक इस प्रकार से हैं: 12, 10, 11, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5। और गणित के प्राप्तांक हैं 9, 8, 6, 7, 6, 6, 5, 6, 4। तो इस प्रकार से अब हमको इसका रिजल्ट देखना है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप हैं जिसको फॉलो करेंगे, उसको समझ लेते हैं। रियल मीन मेथड की विधि को अप्लाई करने के बाद इस विधि का भी मैंने आपको अर्थ बताया है, तो किस तरीके से हम स्टेप को फॉलो करेंगे। क्योंकि हमें x एवं y की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो कैपिटल X एक्सिस और y एक्सिस में होंगे। यहाँ सूत्र में आपको दिख रहा है स्मॉल x है और स्मॉल y है। तो पहले तो हमें इसको निकालना होगा, सबसे पहला कार्य है स्मॉल x और स्मॉल y को निकालना होगा। तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे? तो जो हमारी x की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे इसको x को हमने माना विज्ञान और y को हमने क्या मान लिया है? गणित मान लिया है। तो x के जो सारे प्राप्तांक जो आए हुए हैं उन प्राप्तांकों को हम जोड़ लेंगे।
क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें पहले स्टेप में मीन निकालना है, मध्यमान। हमने कहा कि रियल मीन मेथड में जो आपका प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का हम यूज कर रहे हैं उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का ही प्रयोग होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले मीन को फॉलो करें। तो मीन को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स की जो सारे प्राप्तांक हैं उनको जोड़ लेंगे, और चूंकि एक्स को आपको देखना है कि एन कितना है, एन की आवश्यकता है आपको समेशन एक्स करने के बाद। तो एन के लिए आप जो प्रत्येक प्राप्तांक यानी कितने बच्चों के वो अंक हैं, उन बच्चों के अंक जो बच्चों की संख्या है उनको क्या कर लेंगे? आप जोड़ लेंगे। तो आपका मीन निकल जाएगा। जब आपका मीन निकल जाएगा तो अब आपका सेकंड स्टेप है एक्स, स्मॉल एक्स को निकालना। तो स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ जो प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं एक्स की वैल्यू के, एक्स की वैल्यू के प्राप्तांकों से, प्रत्येक प्राप्तांक से जो मीन निकला आपका, उस मीन को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे पहला प्राप्तांक माइनस मीन, दूसरा प्राप्तांक माइनस मीन, तीसरा प्राप्तांक माइनस मीन, चौथा प्राप्तांक माइनस मीन। ऐसे 10 प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं, विद्यार्थियों के 10 बच्चों के जो अंक दिए हुए हैं, उन प्रत्येक अंक में से मीन की जो वैल्यू आई है उसको आप क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी, आप उसे लिखते जाइए। ठीक यही प्रोसेस आपको किस में करना है? y वेरिएबल्स के लिए भी करना है, यानी गणित के प्राप्तांकों के साथ भी करना है। सबसे पहले उन प्राप्तांकों को जोड़ लीजिए, कितने बच्चों के वो प्राप्तांक हैं उनकी संख्या से उससे भाग दे दीजिए, आपका मीन आपको मिल जाएगा। मीन मिलने के बाद स्मॉल y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? y के प्राप्तांक में से y के मीन को घटा देना है, y के प्रत्येक प्राप्तांक में से y के मीन को घटा देना है। जो वैल्यू आती रहेगी उसे आप स्मॉल x वाले कॉलम में उसकी रो में भरते चले जाएंगे। जब ये कार्य हमारा हो जाएगा तो अब हमारे पास दोनों ही चीजें आ चुकी हैं। अब हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है इन दोनों को इंटू कर देना। तो इंटू आप यहाँ पे कर दीजिए, या उससे पहले आप नीचे वाले अंडर रूट वाले उसमें देख रहे हैं कि आपको अभी x का जो स्मॉल x हमने निकाला है उसका स्क्वायर भी करना है, यानी उसी की संख्या के साथ गुणा करना है। तो या तो आप एक्स वाई का गुणा पहले करके यहाँ लिख लीजिए, या इस कार्य को अंत में कीजिए। पहले आप x की वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए और फिर उसके बाद y की वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए, और फिर उसके बाद x और y का आप इंटू कर लीजिए। जैसे आपको उचित लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने पहले एक्स स्क्वायर निकाला है, वाई स्क्वायर निकाला है। उसके लिए हमने एक्स को की वैल्यू जो आई है उसकी एक्स की वैल्यू के साथ इंटू किया और उसको हम लिखते चले गए, और उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया? टोटल कर दिया, समेशन एक्स स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही वाई के साथ भी किया और समेशन वाई स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। जब ये निकल जाए तो अब अंत में आप समेशन एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई का गुणा करके उसको जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लीजिए। अब सूत्र की सारी चीजें सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारे सामने होंगी, सारी वैल्यूज हमारे सामने होंगी। हम उस वैल्यू को सूत्र में रखेंगे और सवाल को सॉल्व करके बताएंगे कि साइंस और मैथ में किस तरीके का कोरिलेशन पाया जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। जो हमने समझा उसे अब प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कि विज्ञान के अंक हैं और ये हमारे पास गणित के अंक हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला कार्य हमारा इन वैल्यूज को जोड़ना। इस वैल्यू को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि हमें स्मॉल x की आवश्यकता है। स्मॉल x की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमको
क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन, ये आपके लिए यहाँ पे डेविएशन का संकेत चिन्ह होगा, उसका स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए जो आप डेविएशन का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, x की वैल्यू को निकाला, उसी के लिए जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो विज्ञान के अंक दिए हुए हैं उनको आप जोड़ लीजिए। तो जब उसे जोड़ दिया जाता है तो उसे समेशन x कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पहले बच्चे के अंक हैं, ये दूसरे बच्चे के अंक हैं, ये तीसरे के हैं, ये चौथे के हैं, ये पांचवें के हैं, ये छठवें के हैं, सातवें के हैं, आठवें के हैं, नौवें के हैं, 10वें के हैं। तो n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप था कि हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें x की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो जब हमने 83/10 किया और भाग देने के बाद हमारे पास मीन की वैल्यू आई 8.3। तो अब हमारा कार्य क्या होगा? x के प्रत्येक प्राप्तांक में 8.3 को घटा देना है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। हम नया कॉलम क्रिएट करेंगे, x का कॉलम, और x माइनस m लिखा हुआ है। कैसे निकलेगा x? x माइनस m। किसका m है ये? x का, यानी कि विज्ञान का m है। तो 12 माइनस 8.3, तो हमारे पास वैल्यू है 3.7। 10 माइनस 8.3, तो वैल्यू आई 1.7। 11 माइनस 8.3, तो वैल्यू आई 2.7। 8 माइनस 8.3, तो वैल्यू आई -0.3। क्यों आया? क्योंकि 8 छोटा है और 8.3 बड़ा है, इसीलिए यहाँ माइनस का सिंबल लग गया है। सिंबल का विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे वर्क कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेस, यहाँ मीन निकलने के बाद अब स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोसेस ये सारी चल रही है, इसीलिए आपको प्लस और माइनस के सिंबल का विशेष ध्यान देना है। 7 माइनस 8.3 की वैल्यू आ गई है -1.3। 9 माइनस 8.3 की वैल्यू आई 0.7। 8 माइनस 8.3 की वैल्यू आई -0.3। 7 माइनस 8.3 की वैल्यू आई -1.3। 6 माइनस 8.3 की वैल्यू आई -2.3। 5 माइनस 8.3 की वैल्यू आई -3.3। ये तो हमारे पास आ गया है x की वैल्यू। अब हमने y, यानी कि गणित के अंकों की y वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही हम करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारे पास मीन निकल के आया है 6.2। तो अब y की वैल्यू बनानी है, तो क्या करेंगे? y के प्रत्येक y, यानी गणित के प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में से मीन के प्राप्तांक को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 9 माइनस 6.2 का आ गया है 2.8। 8 माइनस 6.2 का आ गया है 1.8। ये सारी वैल्यू लिखी हुई हैं किसकी? y प्राप्तांकों की, जो y के प्राप्तांक मिले हैं और ये y का मीन जो मिला है। तो ये सारा हमने करने के बाद अब हमारा अगला कार्य क्या है? हमारा अगला कार्य है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर करना। तो हम उसी की संख्या का उसी की संख्या के साथ गुणा करेंगे। जैसे ही हमने गुणा कर दिया है सारी वैल्यू का, कौन सी संख्याओं का? जो x की हमने वैल्यू निकाली, जैसे 3.7, 1.7, 2.7, 0.3, 1.3, 0.7, 0.3, 1.3, 2.3, 3.3। इसमें मैंने एक और चीज आपको बताई थी, जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो प्लस और माइनस के सिंबल अपना वैल्यू क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। माइनस अगर लगा है तो वो समाप्त हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही वहां पे कहलाएगा। जब हम x के स्क्वायर को कर लेंगे तो अब हम सब अंकों को जोड़ लेंगे, तो समेशन x स्क्वायर हमें मिल जाएगा, जो सूत्र में बहुत आवश्यक है। ऐसे ही y के साथ भी हम करेंगे। y की जो वैल्यू निकली थी 2.8, 1.8, माइनस 0.2, 0.8, 0.2, 0.2, 1.2, 0.2, 1.2, 2.2, इनको भी हम उसी की संख्या का गुणा उसी संख्या से कर लेंगे। या यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्लाइड में। जब हम सबको गुणा कर लेंगे y के
वैल्यूज़ को, तो हम इसका समेशन वाई स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि सबको जोड़ लेंगे, तो हमारे पास समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। अब सूत्र के दो महत्वपूर्ण चीज़ें पता चल चुकी हैं अंडर रूट के अंदर जो सूत्र में लिखा हुआ था। अब हमें चाहिए समेशन एक्स वाई, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को इनटू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं, जो हमने एक्स की और वाई की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को इनटू करना है। तो इनटू करते हुए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ये विशेष टिप्पणी के रूप में भी लिखा है। विशेष टिप्पणी में लिखा है कि जब हम समेशन एक्स वाई निकालेंगे तो हमें संकेत चिन्हों का जो चिन्ह है, जो गणित के चिन्ह हैं प्लस और माइनस, इनका विशेष ध्यान देना है। किस प्रकार से देना है, जब हम x और y की वैल्यू को निकाल रहे थे तो आपने देखा कि x का प्राप्तांक बड़ा था तो मीन छोटा हो जा रहा था, तब तो ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा था कि प्राप्तांक छोटा हो जा रहा था और जो वैल्यू है मीन की वो बड़ी हो जा रही थी, तो आप जब उसे घटा रहे थे तो सिंबल माइनस का लग जा रहा था। तो अब आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप x और y दोनों का इंटू करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या संकेत चिन्ह या चिन्ह लगा हुआ है। जैसे पहली वैल्यू को हम देख रहे हैं 12 माइनस 8.3 बराबर 3.7, वैसी y की वैल्यू है 9 माइनस 6.2 बराबर 2.8। तो क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, दोनों ही x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी प्लस प्लस की है, तो प्लस प्लस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वैसे ही आप फिर से इस चार्ट का अवलोकन कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि x की वैल्यू में 7 माइनस 8.3 बराबर 1 यहाँ पे आया है, तो वैसे ही y की वैल्यू में भी आया है 6 माइनस 6.2 बराबर -0.2। तो अब आप संकेत चिन्ह की तरफ जाएंगे और देखेंगे माइनस माइनस का क्या है, तो माइनस माइनस का क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो इसका अर्थ है जब इसको इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो आप माइनस नहीं लिखेंगे, तब आपको क्या लिखना होगा, प्लस का संकेत चिन्ह है तो प्लस में ये चीज यहाँ पे आ जाएगी जो इसका रिजल्ट आएगा। ठीक, ऐसे ही प्लस और माइनस, कहीं अगर संकेत प्लस का है, जैसे यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 11 माइनस 8.3 बराबर 2.7, वैसे y की वैल्यू है 6 माइनस 6.2 बराबर -0.2, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंबल है प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब हम संकेत चिन्ह लगाएंगे तो संकेत चिन्ह में हमारे पास यहाँ दर्शाया गया है माइनस का चिन्ह। अंत में जो चौथा संकेत है वो माइनस और प्लस, कहीं ऐसा हो रखा होगा कि माइनस है और कहीं हो रखा होगा कि वो प्लस की वैल्यू में है। जैसे इसी में हम देखेंगे, देखिए निरीक्षण करके आपको कहीं पे दिखाई दे रहा हो, हाँ ये वाला आ गया हमारा पॉइंट। 11 माइनस 8.3 इज इक्वल टू 2.7, y की वैल्यू है 6 माइनस 6.2, बड़ी हो गई ना, तो -0.2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा प्लस माइनस का सिंबल दिखा रहा है। माइनस और प्लस का मुझे यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, किंतु कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो वैल्यू है वो माइनस की y में x में आ रखी है और y वाली प्लस में आ रखी है, तो ऐसी स्थिति में भी जो संकेत चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस का होता है माइनस। तो इन संकेत चिन्हों को विशेष ध्यान रखना है, जहाँ प्लस प्लस आएगा वहाँ प्लस माना जाएगा, जहाँ माइनस माइनस आएगा वहाँ भी प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस माइनस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको अंतिम पड़ाव की तरफ लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू दे रखी है
और y की जो ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करते हुए संकेत चिन्हों का ध्यान रखेंगे। जैसे पहले में प्लस प्लस है तो गुणा करने के बाद आपका माइनस का सिंबल यहाँ पे नहीं आया। सेकंड में भी प्लस प्लस है तो सेकंड में भी कोई संकेत चिन्ह नहीं आया। लेकिन थर्ड में आप देख रहे हैं कि आपके पास प्लस और माइनस का y पे माइनस आ रखा है, तो यहाँ आपका प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। तो जो गुणा करने के बाद वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस का संकेत चिन्ह हम लगा देंगे। वैसे ही आपकी नेक्स्ट वैल्यू में आया है प्लस और माइनस। वेरी गुड, यहाँ पे आपको मिल गया है अगेन प्लस और माइनस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अगेन माइनस का सिंबल लगा दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू में कोई माइनस का सिंबल नहीं आपके सामने प्रतीत हो रहा है, माइनस माइनस। तो आपने क्या किया, माइनस माइनस का पॉजिटिव आ गया है तो इसको पॉजिटिव गिना जाएगा। नेक्स्ट वाले में माइनस लग गया और इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखनी ही आपको, जिसका कि विशेष ध्यान रखा जाए। जब ये संकेत चिन्ह आप सारे सही से लगा लेंगे, क्योंकि यही मेहनत की आवश्यकता है, असली रिजल्ट यहीं से, इसीलिए इसको सबसे शुद्ध वैल्यू कहा जाता है। आपको ये समझना होगा कि प्लस और माइनस के चिन्हों का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है। जब आप ये सारा चीज कर चुके होंगे तो सेकंड पॉइंट यहाँ विशेष टिप्पणी में बताया गया है कि जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, जैसे 10.36, 3.06, 0.26, 0.36, 2.76, 7.26, इन वैल्यू को एक साथ जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद आपके पास प्लस की वैल्यू आई 24.32। वैसे ही मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है माइनस जितने हमारे पास आए थे, माइनस माइनस को हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो -0.54, -0.24, -0.14, इन तीनों वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो वैल्यू आई माइनस की 0.92। तो जो बड़ी वैल्यू आई है जिस भी संकेत चिन्ह की, मान लीजिए माइनस की वैल्यू बड़ी हो जाती तो उससे हम प्लस की वैल्यू को घटाएंगे, लेकिन हमारे पास प्लस की वैल्यू बड़ी आई है और माइनस की वैल्यू छोटी आई है, तो हम प्लस की वैल्यू से इसको घटा देंगे और जिस वैल्यू से जो भी संकेत चिन्ह वाला वैल्यू है उसका संकेत चिन्ह यहाँ आप दर्शाएंगे। तो चूंकि प्लस को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक नोइंग होता है। तो समेशन एक्स वाई हमारा आया है 24.32 माइनस 0.92। तो प्लस में हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 23.4। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई है, 22 लिख दिया गया है। तो 23.4 हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो ये है आपका किस तरीके से हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का यूज करके अपना कोरिलेशन निकालते हैं। और आप देख रहे हैं सब कुछ स्पष्टतः चल रहा है, व्यवस्थित उसमें चल रहा है और सबसे शुद्ध रिजल्ट प्रोवाइड हमारे सामने होगा। तो निकालते हैं इसका रिजल्ट। सूत्र में हम इसको रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे समेशन एक्स वाई जो आया 23.4। हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर आया था 44.1 और समेशन वाई स्क्वायर आया था 19.6। अंडर रूट के अंदर ये आ गया है। अब हमारा कार्य है सबसे पहले 44.1 इंटू 19.6 को की वैल्यू पता करना। तो वैल्यू आई 864.36। अब इसका अंडर रूट निकाला जाएगा। जब अंडर रूट आप निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 29.4। अब आपका रूट खुल जाएगा, रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रूट खोलने के लिए ही आप इसे सॉल्व कर रहे थे। आपने पहले गुणा इसीलिए किया, गुणा करने के बाद जो वैल्यू है इसका रूट निकाल दिया है, तो रूट निकल चुका है तो इसका अर्थ है सिंबल हट जाएगा रूट का। तो अब 23.4 में भाग देना है 29.4 का। तो आपका जो आर है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का वो आया 0.79।
0.79 को देखने के लिए आप चार्ट का यूज करेंगे। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये अच्छे से स्मरण होनी चाहिए। जब आप 0.79 को देखते हैं तो आप पाते हैं कि पॉजिटिव 0.80 से लेकर 0.61 तक इसका रेंज है। इसका अर्थ है गणित और विज्ञान के